नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में पड़ी दरार प्रधानमंत्री मोदी के लिए बड़ी संकट है और सोनिया गांधी का प्लान सफल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज मैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24 के दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि मोदी सरकार जिस तरह से उलझी हुई है और आरएसएस जिस तरह से किनारा करता हुआ नजर आ रहा है भाजपा से, कहीं न कहीं राहुल गांधी का जर्मनी में दिया गया बयान और पार्लियामेंट में प्रियंका गांधी की चेतावनी और अचानक सोनिया गांधी का मैदान में उतर जाना, यह आरएसएस समझ गया है कि अगर खुद को बचाना है तो भाजपा का साथ छोड़ना पड़ेगा। और इसीलिए मोहन भागवत का यह बयान आया कि भारतीय जनता पार्टी के चश्मे से आरएसएस को न देखा जाए। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, लेकिन कहते हैं ना कि आदत से बाज न आना। आखिरकार आज मोहन भागवत ने यह बयान दे दिया कि हम तो भारत को हिंदू राष्ट्र ही मानते हैं, जो हिंदू राष्ट्र है ही नहीं उसे हिंदू राष्ट्र आरएसएस मान चुका है। इस बात का भी खुलासा हो गया। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने क्या यह नरेंद्र मोदी को संदेश दिया कि अब हिंदू राष्ट्र घोषित कर लो, या फिर डर गए हैं कि अगर जिस तरह से कर रहे हैं सत्ता परिवर्तन, अगर विपक्ष जब एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है और निकल चुका है राह पर, सत्ता परिवर्तन ही एक विपक्ष का विकल्प बचा है, ऐसे में विपक्ष की सरकार अगर आ गई तो आरएसएस का खात्मा वैसे ही हो जाएगा जैसे पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने बैंड लगाया था, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जोड़ी आरएसएस को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। बांग्लादेश में जो चल रहा है शुभ संकेत नहीं मिल रहा है। हमारे भारत में बांग्लादेश के उच्चायोग जो है वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अमेरिका में जो फाइल डिलीट हुई थी वह फिर अपलोडिंग होना शुरू हो गया है, यानी कि जिसे ब्लैक किया गया था, जिसे डिलीट किया गया था, वह दोबारा रीलोड होना शुरू हो गया है, जिसके लिए हमारे देश की सरकार भी चिंतित है। ऐसे में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के युवा चेहरा और तेज तर्रार राजीव यादव जी जुड़े हुए हैं, रोज की तरह आज भी, और खास नजर बांग्लादेश पर भी और अमेरिका पर भी बनाए हुए हैं और आरएसएस की गतिविधियों पर, एनडीए में क्या चल रहा है और भाजपा में क्यों पड़ रही है दरार। ऐसे में हम चर्चा करेंगे आज राजीव यादव जी से इन सभी मुद्दों पर और आप दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर माजरा है क्या। राजीव जी, आखिर चल क्या रहा है? आपका पहले बहुत स्वागत है राजीव जी आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद। आपके दर्शकों को नमस्कार। क्या चल रहा है राजीव जी? कुछ समझ नहीं आ रहा है, जनता भी कंफ्यूज हो रही है। इनका जो है ना रायता फैल गया है। कहते नहीं है कि रायता फैल जाना, इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि अब करें क्या। आरएसएस अपना हाथ खींचने को कह रही है। मोहन भागवत जी का बयान आया है कि आरएसएस के कार्यकर्ता स्वयं सेवक भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना ले, उनके किसी भी सम्मेलन सभा में कोई शिरकत ना करे, उनके लिए कोई कार्य ना करे, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस के रूप में ही देखते हैं। ठीक, क्या कारण रहा कि आरएसएस इनसे दूरी बना रही है? देखिए, सबसे पहला मुद्दा यह रहा कि आरएसएस चाहती है कि हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना यानी कि धार्मिक आधार पर परिकल्पना, ये देश के लिए और विश्व के लिए, सबके लिए घातक होती है, जिसका हम उदाहरण देख सकते हैं। जो हमारे पड़ोसी देश है जैसे पाकिस्तान के समय हालात क्या है, धार्मिक आधार पर बना था। बांग्लादेश बिल्कुल ताजा हालात चल रहा है, उसके हालात क्या है, हम अपने धार्मिक आधार पर बनने के कारण उसके हालात को हम देख रहे हैं। दूसरा श्रीलंका,
आज से 2 साल पहले श्रीलंका में क्या, वो भी धार्मिक आधार पे धार्मिक उन्माद फैला के, तो वहां की जनता सड़कों पे आई और श्रीलंका की सरकार को नेस्तनाबूद किया। और अब अपना जो है, जिसके साथ हमारा रोटी बेटी का संबंध है, नेपाल में भी हालिया वो भी जो है धार्मिक कट्टरता की तरफ बढ़ रहे थे चाइना के साथ, उनका भी क्या हाल हुआ। ठीक है, मोदी सरकार जो है डर चुकी है कि अगर इस तरह के फैसले लिए गए, धार्मिक आधार पे देश को किया गया, तो ये देश के लिए खतरनाक होगा, क्योंकि बाकी सब सारे देश तो छोटे छोटे हैं, उनकी जनसंख्या तो बड़ी कम है। हमारे यहाँ 150 करोड़ के लगभग जनसंख्या छूने जा रही है। और हमारे देश की खूबसूरती यही है कि सभी धर्मों के लोग अपने इस देश के विकास में योगदान करते हैं। बस है कि 2014 के बाद से जो है अन्य धर्मों को, अल्पसंख्यकों को बड़े हीन दृष्टि से देखा जाता है। ये जो है हमारे देश के संविधान के लिए और हमारे देश की एकता अखंडता के लिए खतरा पैदा कर रही है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आ गया कि अगर इस तरह करेंगे तो एनडीए के सहयोगी दल भी इनका साथ छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो कहीं ना कहीं से समाजवाद से उत्पन्न हुए हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था और सेकुलरिज्म के आधार पर उनकी राजनीति चलती है। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, मोहन भागवत ने क्यों कहा कि हम तो भारत को हिंदू राष्ट्र मानते हैं? भारत तो हिंदू राष्ट्र है नहीं, विश्व में कोई भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। एक नेपाल था, वह भी अब हिंदू राष्ट्र नहीं रह गया। तो फिर मोहन भागवत ने ऐसा क्यों कहा? हमारे देश में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं और यह सबका देश है। हिंदू राष्ट्र तो घोषित ही नहीं हुआ, हिंदू राष्ट्र है ही नहीं भारत। तो इनपॉसिबल चीज को कैसे उन्होंने कह दिया? क्यों एक तरफा है यह एक मतलब देश में आग लगाने वाली बात है आम लोगों के? देखिए आरएसएस नहीं आरएसएस जो है ना, उसका शुरू से ही है कि जो है देश को धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण रखे। आजादी से पहले का इतिहास उठा के देखिए, आजादी के बाद देखिए, इसने देश की संवैधानिक संस्थाओं को और देश के संविधान को नहीं माना। देश का संविधान सर्वोपरि है, उसमें सभी धर्मों को अपने अपने अनुसार जो है कार्य करने की, पूजा पद्धति और रहन सहन की इजाजत दे रखी है। लेकिन ये जो है ये चाहते नहीं है, ये पुराना जो है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि ये पुरानी मनुवादी पद्धति आ जाए देश में, जिसमें जो है सैकड़ों वर्षों तक दलित, आदिवासी और शोषितों का शोषण होता रहा है। इसके इतिहास में मैं जानना नहीं चाहूंगा, बहुत भयावह स्थिति थी। तभी हमारे देश पे विभिन्न देश के आक्रमणकारियों ने आके कब्जा किया और हमें गुलाम बनाया। फिर वही गुलामी के दौर पे आरएसएस की विचारधारा है कि गुलाम बनाओ और राज करो, और अंग्रेजों की भी विचारधारा थी कि गुलाम बनाओ और राज करो। अंग्रेजों ने भी गुलाम बनाया, मुस्लिमों ने भी गुलाम बना के राज किया था, अंग्रेजों ने भी गुलाम बना के राज किया था। क्योंकि आरएसएस की उपज जो है अंग्रेज और प्लस मुस्लिमों के बीच से है, क्योंकि ये मुस्लिमों के और द्विराष्ट्र सिद्धांत पे चलते थे, तभी इन्होंने पाकिस्तान बनवाया। और इसी विचारधारा को जबरदस्ती देश के लोकतंत्र पे छोपना चाहते हैं। देश के लोकतंत्र पे छोपना, क्योंकि मोदी सरकार को पता है कि अगर सरकार गिरी, मोदी जी और अमित शाह जी उनको कहीं जो है छुपने की जगह नहीं मिलेगी, सलाखों के पीछे दिखाई देंगे, क्योंकि इतने जो है गैर संवैधानिक कार्य ये लोग अपने 2014 से लेके अब तक कर चुके हैं। तो तभी जो है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में खटास पैदा हो रही है। मोहन भागवत को अब खुल्लम खुल्ला कहना पड़ रहा है अपने कार्यकर्ताओं से, स्वयंसेवकों से कि भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाए। तो ये मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूँ, अब किस पार्टी को निशाना बनाएंगे? देश की अखंडता को फिर तोड़ना चाहते हैं, देश को फिर गुलामी की तरफ ले जाना चाहते हैं, जो हमारे देश की खूबसूरती थी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। नहीं तो एक चीज है राजू जी, एक चीज है कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाना है, हमारा भारतीय जनता पार्टी के चश्मे से न देखे कोई आरएसएस को। दूसरी तरफ आरएसएस का पैन कार्ड तक नहीं है, बैंक अकाउंट तक नहीं है, तो यह लाखों करोड़ों की बिल्डिंग उनकी कहां से तैयार हो रही है? और दूसरा कि जब भाजपा के चश्मे से नहीं देखे, भाजपा से मतलब नहीं है, तो हिंदू राष्ट्र की बात कैसे करते हैं? क्या ऐसा नहीं कि इनडायरेक्टली मोदी को हिट कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने का वक्त आ गया? नहीं,
वो मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मजबूर कर रहे हैं और हिट कर रहे हैं कि आप इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए। जहां धार्मिक आधार पे देश बना, वहां देश का बंटाधार शुरू हो जाएगा। हाँ, आपने क्वेश्चन बीच में कहा कि भाई सब कुछ है तो इनके इतने बड़े बड़े कार्यालय क्यों बन रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस सरकार में जो है ऊपर से 1 रुपया चलता था तो 60 पैसे का काम होता था, 40 पैसे जिम्मे। अब इनके यहाँ जो है ऊपर से जो पैसा चलता है 10 पैसे का काम होता है, और 10 पैसे के काम में 40 पैसे प्रचार में खर्च होते हैं और 90 पैसे भारतीय जनता पार्टी के कोष में जाते हैं। आज सुबह तो ही मैं एक अब रिपोर्ट देख रहा था हाँ हाँ बोलिए। कि जो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से जो सबसे ज्यादा जो चंदा लिया है भारतीय जनता पार्टी है, उसमें कांग्रेस का बिल्कुल ना के बराबर सहयोग मिला है। अन्य पार्टियों को तो छोड़ दीजिए कि उनको जो है चुनावी बॉन्ड के रूप में जो है कोई उनको चंदा मिला हो। दूसरी चीज, जितने भी है, सीताराम मांझी का भी एक बयान सुनिएगा, जो एनडीए के प्रमुख घटक दल है। उन्होंने कहा था कि कमीशन वाली बात, जो सांसद निधि का पैसा मिलता है, आज कल का ताजा बयान था उनका, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन कर रहे थे कि भाई जो कमीशन हमें कार्य करने के बाद मिलता है, ठेकेदारों को कार्य देते हैं सांसद निधि से, उससे कमीशन लेते हैं, मोटा कमीशन लेते हैं। बोले वो कमीशन जो है पार्टी के हित में खर्च होना चाहिए, अपनी पार्टी को खड़ा करने में, क्योंकि पार्टी का कुछ फंड बढ़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी को तो चंदा लेने नहीं देती। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद वो मोटा कमीशन लेते हैं और प्लस इनको चंदा मिलता है, तभी इनके बड़े बड़े 5 स्टार टाइप के जो है इनके चुनावी कार्यालय हर जिले में है। जिला कार्यालय, मंडल कार्यालय, हर तरीके के कार्यालय, और सब में 5 स्टार की सुविधाएं। कहां से आता है? जनता की गाड़ी कमाई। जो देश के विकास पे पैसा खर्च होना चाहिए, उस पैसे को पहले तो जो इन्होंने लोन लिया हुआ है, लोन को विकास के नाम पे खर्च कर रहे हैं, और उसमें से भी 90% पैसा कमीशन के रूप में लेकर के अपनी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, अपने कार्यालय बना रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और अदना सा नेता भी अपनी पॉकेट भर रहे हैं। और इस कर्ज को चुकाने की जिम्मेदारी भारत के आम नागरिकों की है। वो तो कर्ज लेकर के अपना बंटाधार करके। अच्छा, मैं दूसरी चीज आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि क्या मोदी अपना आपा खो बैठे हैं? क्या कह रहे हैं कि आसाम को पाकिस्तान को सौंपना चाहती थी कांग्रेस? तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आसाम को पाकिस्तान को सौंपना चाहती थी तो उस समय तो न भाजपा के न आरएसएस का कोई हैसियत भी नहीं था, तब तो कांग्रेस सौंप दी होती, सबसे ज्यादा सत्ता में रही है। दूसरी चीज कि 80 के पहले जनसंघ था नेहरू के टाइम में और इंदिरा के टाइम में, उसके बाद जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी नाम पड़ा, क्योंकि वह बदनाम हो गई थी, ऐसे ही जैसे मोदी बदनाम हो गए वैसे वह भी बदनाम हो गई थी जनसंघ, तो नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी रखा गया। तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी क्या अनपढ़ थे कि उनको नहीं पता था कि कांग्रेस आसाम को पाकिस्तान को सौंप रही है, कि वो बगावत करते? तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने तो कभी नहीं कहा। तो यह ज्ञान मोदी जी को कहां से आ गया कि कांग्रेस पाकिस्तान को सौंपना चाहती थी? देखिए, एक तो बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार, जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। कब कौन सी हरकत कर दें, कब शर्मिंदा कर दें देश के लोकतंत्र को और देश के संविधान को। दूसरे हमारे मोदी जी हो गए, जो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं हम किसी से पैदा नहीं हुए हैं, ठीक हो गया। तो इनसे इस टाइप का भाषण की उम्मीद हम रख सकते हैं कि कुछ भी बोल सकते हैं। आपने सही कहा कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के बाद, या जब अविभाज्य पाकिस्तान था, बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, इंदिरा गांधी और कांग्रेस का शासन था। अगर वो पाकिस्तान को देना चाहते तो वो उस वक्त दे देते, कोई इनका विरोध करने वाला नहीं था। प्रचंड बहुमत की सरकार कांग्रेस की रहती थी। और ये क्यों भूल गए, नॉर्थ ईस्ट का जो सिक्किम राज्य है उसको कांग्रेस ने ही अपने चाइना के कब्जे से छुड़ा के देश में मिलाया, उसको स्वायत्तता दी। ये नहीं मोदी जी का। अगर उस वक्त आरएसएस जो हिंदू महासभा या जनसंघ होती थोड़ी बहुत भी ताकत में,
सही बता रहा हूँ, हमारे पूर्वोत्तर राज्य हमारे हाथ में नहीं रहते, ये मुखबरी करके चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ ना हमारे देश के टुकड़े कर दिए होते। अच्छा वो भगवान का शुक्र था, सरदार पटेल ने इसीलिए इनके ऊपर बैन लगाया था कि ये कोई गतिविधि ना कर पाए हमारे देश के टुकड़े, क्योंकि सरदार पटेल तो पूरे देश को एकीकरण में लगे हुए थे। बहुत ज्यादा उन्होंने मेहनत की और कम समय उनको मिला और उनकी मृत्यु हो गई, बड़ा अफसोसजनक है। देश को लगभग पूरा एकीकरण कर दिया था, थोड़ा सा जो हमारा पीओके का पार्ट बचा हुआ है मृत्यु के कारण अपनी सेना को पीछे हटाना पड़ा। 3 साल उस समय कम संसाधन में भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ी। जो उसके कबायली हमारे देश में घुस आए थे उनको घतेड़ते खदेड़ते वहां तक। अब जो है अगर पूरा पीओके पे लेते तो कम से कम जो है 1 से 1.5 साल का समय और लगता सेना को वहां डिप्लॉय रखने में, क्योंकि उस वक्त हमारे पास संसाधन बिल्कुल नहीं थे। और हमारे सेना के बहादुरी को मैं सलाम करता हूं कि इन कठिन परिस्थितियों में रख के जब उनके पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर मतलब जो है श्रीनगर तक आ गए थे, जम्मू पूरा आधे 75% कब्जा कर लिया था और कश्मीर का भी 75% हिस्सा कब्जा कर लिया था, उनको खदेड़ के वहां तक ले गए। संसाधन की कमी थी, देश के पास पैसा नहीं था, कर्जा कहीं से मिल नहीं रहा था, हम लड़े। एक जो है अकाल की भी संभावनाएं हमारे देश में उस वक्त बहुत ज्यादा अकाल पड़ता था। जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि उस समय देश हमेशा अकाल और महामारी से हमेशा जूझता था। तो क्या नरेंद्र मोदी, आसाम में चुनाव होने वाला है, पश्चिम बंगाल आसाम में चुनाव है, आसाम में कांग्रेस सीधे टक्कर में है भाजपा से और भाजपा का हालत खराब है क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा पूरा चौपट करके रखा है, तो एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है इसको। देखिए आसाम की जनता बहुत समझदार है, इस मुद्दे को उनको चलने नहीं दे पाएगी कि जो है कांग्रेस पाकिस्तान, अगर कांग्रेस को पाकिस्तान को सौंपना होता, पूर्ण बहुमत में थी, राजीव गांधी की 413 सीटें की 15 सीटें 412 थी, उनका तो कोई विरोध करने वाला नहीं था ना, वो भी तो कांग्रेसी थे ना, चाहते दे देते। यानी कि मुद्दा बना रही है, झूठा नैरेटिव फैलाया जा रहा है, यानी कि मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। अब वो क्या होगा वो चुनाव के वक्त पता चलेगा, 2-3 महीने की बात है। लेकिन दूसरी चीज हमारे विनोद हुड्डा जी भी पूछ रहे हैं और इसी पर मैं भी चर्चा करने वाला था। आज नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है, मतलब क्या है, या एग्जिट प्लान तैयार हो रहा है या नीतीश को सीएम की कुर्सी से हटाया जाना है या इंडिया गठबंधन में आने की तैयारी है नीतीश? देखिए इसके लिए थोड़े से बैक हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जब बिहार का एसआईआर हुआ था, ठीक हो गया, आपको मालूम है आंतरिक स्रोतों से पता लगा है कि 500 विदेशी लोग बिहार के एसआईआर पे चिन्हित हुए, ठीक हो गया, जिसमें से 350 नेपाल की हिंदू महिलाएं थी जो विवाह करके भारत में आई थी, क्योंकि हमारा संबंध है नेपाल के साथ। नेपाल की लड़कियां यहाँ शादी कर सकती हैं, यहाँ के लड़के नेपाल शादी कर सकते हैं। 150 बांग्लादेशी पकड़े गए, इसको सरकार ने बिल्कुल छुपा के रखा। उसके पीछे का कारण है कि 2014 से लेके अब तक तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 20 साल से इनके मुख्य सहयोगी एनडीए नीतीश कुमार की सरकार बिहार में घुसपैठिए हर राज्य में करते हैं। 2014 से लेके या 20 साल मोदी 2014 से लेके अब तक मोदी जी क्या कर रहे थे और 20 साल से नीतीश कुमार जी क्या। कल मैंने आपके ही चर्चा में कहा था, ये घुसपैठिया केवल बहाना बनाते हैं और घुसपैठियों को ये खुद बचाते हैं। और जब चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर किया गया, जब इनकी पोल खुली, कई एक्टिविस्ट ने आरटीआई डाल के पूछने की कोशिश की कि कितने घुसपैठिए पकड़े, किसी सरकार के प्रवक्ता का या सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ये जो खुलासा हुआ है एक हमारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा हुआ है कि टोटल 500 लोग विदेशी पाए गए, जिसमें से 350 नेपाल की महिलाएं थी जो बहू बन के हिंदुस्तान आई थी और 150 बांग्लादेशी थे। उनको चुपचाप एफआईआर करके बांग्लादेश डिपोर्ट किया जा रहा है, डिपोर्ट किया। तो इससे अगर ये बताते कि इतने घुसपैठिए पकड़े गए तो क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर खड़ा होता, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के ऊपर, कि भाई 2014 से अब तक आप क्या कर रहे हो, और नीतीश कुमार जी 20 साल से क्या कर रहे थे कि इतने घुसपैठिए आपके देश में, वो भी बांग्लादेशी यहाँ पे मिले। तो इसलिए इस चैप्टर को छुपा गए। अब नीतीश कुमार जी फिर मैं ये बोलो, ठीक है, नहीं ठीक है, आप बोल रहे हैं, ठीक है, बातें सही हैं।
तो सही है तो वो जो 70 लाख नाम कटे वो कौन है? 65 लाख जो है नाम, हाँ इसमें भी है। अब हाँ। एसआईआर में यूपी के एसआईआर से खुलासा हो रहा है, इसमें जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के फिक्स वोटर हैं, बूथ वाइज और विधानसभा वाइज, कि इनको जिताने का काम करते हैं। क्योंकि एक महाराष्ट्र में उदाहरण सामने आया था कि ये जो है विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव के बीच में कम से कम 1.5 करोड़ वोटरों का अंतर पड़ा था। बीजेपी ने यह प्रयोग किया था कि अगर हम जनता के भरोसे चलें तो हमें कितनी सीटें आती हैं, और अपने जुगाड़ टेक्नोलॉजी से चले तो कितनी सीटें आती हैं। हाँ। इन्होंने जो छोटा एक्सपेरिमेंट किया, उसमें से 100% की जुगाड़ टेक्नोलॉजी से चले, जहां अपने वोटर्स को प्लांट किया, वहां 100% स्ट्राइक रेट से जीते। जहां इन्होंने जनता के भरोसे छोड़ा, वहां इनकी बहुत बुरी तरीके से हार हुई। देश 2024 लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंटल था इनके लिए। जहां पे इन्होंने जनता के भरोसे छोड़ा, वहां पे इनकी भयंकर हार हुई। जहां जुगाड़ टेक्नोलॉजी से चले, वहां इनकी 100% स्ट्राइक है। इनकी 60 सीटें जुगाड़ टेक्नोलॉजी से ये जीत के आए थे। तो अब इन्होंने तभी ये एसआईआर नामक फंडा लागू किया बिहार, यूपी और देश में, कि इस तरीके से अपने वोटर्स को हर विधानसभा वाइज, हर बूथ वाइज प्लांट किया जाए, और अपने कार्यकर्ताओं, आजकल देख रहे होंगे बीजेपी का हर बड़ा चेहरा, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे कुछ हो, अपने कार्यकर्ताओं का हमेशा सम्मेलन कर रहा है। और उसमें छन छन की बात ये आ रही है कि भाई वोट कटने मत दो, अपने वोट बढ़वाओ, अपने वोट जुड़वाओ। ठीक है।